एक बार क्वेश्चन नंबर 25 फिर से करेंगे ना। क्वेश्चन कॉपी करिए। कह रहा है कि इफ x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a, देन प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इज इक्वल टू 2y। सिंपल, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और डेरिवेटिव करना है, एलएचएस में वैल्यू पुट करना है और आंसर लेके आना है, या डायरेक्टली उठा के लिया है। तो ऑब्वियसली बात है, बड़े क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ला पाना तो मुश्किल हो जाता है। आप वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड एक्स की और आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले सिंपल डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो यार, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 0। ठीक, अब जरा अगला स्टेप देखो। जिसको छोड़ा वो तो छोड़े ही गया, कुछ करना ही नहीं है। अब सबसे पहले देख करो इसमें क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x तो लिखा नहीं है, फिर से करेंगे डेरिवेटिव। ठीक, प्लस ये तो छोड़ा हुआ टर्म है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं, छोड़े रहने दो इसे। इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखने वाला स्टेप देखो, जरा ध्यान से। ये एज इट इज, यहां क्या लगा दूं, क्वोशंट रूल लगा देता हूं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना, ये एज इट इज कॉपी, कुछ कर नहीं रहे। अब अगर ध्यान से देखो तो हर टर्म में ये मौजूद है। डिवाइड कर दो इस पूरे टर्म से, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, यहां से चक्कर ही खत्म हो गया ना सारा। क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो जाएगा, एक पेज में आंसर आ जाएगा हमारा। वो कटेगा बाद में, वो तो लिखो ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, करो फटाफट से। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई। छोटा स्टेप कर रहे हैं, कल जब किया था तो काफी लंबा हो गया वो, क्योंकि ये स्टेप हम कल किया नहीं हमने। कहने गलती कुछ नहीं थी, हमने क्या किया था, इसको ए ले लिया था और फिर वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथ, मतलब मैंने क्या बोला था, एग्जाम में बैठकर तो आपने जो किया ठीक, हमें तो आंसर चाहिए लास्ट में, आ गया। लेकिन अगर देखो तो यहां पर ये दिख रहा था अपने को कॉमन 0, मतलब ये कट के 1 हो जाता तो जल्दी आंसर आया था, फिर इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज कल जो किया था परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल वही करना है बेटा। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय e टू द पावर x अपॉन x माइनस वाई। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी आंसर आएगा। तो x माइनस वाई माइनस का x प्लस का x से dy बाय डी एक्स होल अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कट गया, तो नीचे मैंने 2 बार x माइनस वाई लिखकर एक बार काट दिया। यहां x से x भी चला गया, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, माइनस का y प्लस का x dy बाय डी एक्स होल अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट करो, तो माइनस वाई अपॉन x माइनस का y प्लस x अपॉन x माइनस वाई dy बाय डी एक्स प्लस 1 माइनस का dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब जरा इन दोनों में से dy बाय डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अपने पास, x अपॉन x माइनस का y और यहां माइनस का 1, और सारे टर्म को इक्वल टू में ले जाओ। तो ये इक्वल टू में गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये वाला 1 भी इक्वल टू में गया तो माइनस का 1 हो गया। यहां एलसीएम लो,
तो डी बाई डी एक्स तो कॉमन में चल ही रहा है, यहां सिंपल एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा x माइनस का x माइनस वाई, यहां भी एलसीएम लिया जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस का x माइनस का y, x माइनस वाई दोनों के डिनोमिनेटर से गायब हो गया, बचा क्या, तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स यहां बच गया अपने पास y इज इक्वल टू यहां बच गया 2y माइनस का x, तो ये आ गया y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y। चेक कर लो, यही प्रूव करना था। आंसर भी छोटा रहा, जल्दी भी आया, भाई समय बचेगा तो अच्छी बात है ना, बोर्ड एग्जाम में अपने को और क्या चाहिए फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये डिफरेंशिएशन का एक यूनिक सा थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब अब तो आपको टफ नहीं लगना चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जरा, देखता हूं कितना दिमाग चलता है। इतना करने के बाद अगर दिमाग अभी भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस का बहुत कमी है अभी। देखो जरा, लेट y इज इक्वल टू, अक्षर क्या करो बेटा, सबसे पहले हाँ पहले तोड़ लो भैया, बाद में देखना आपको क्या करना है, पहले तोड़ लो इसे। और आई थिंक ये सिर्फ ऐसे ही टूट सकता है, और तो कुछ टूटने के लिए है नहीं। अब इन दोनों को चेक करना जरा, ठीक है, और नीचे चेक करना है, पावर को अंदर बाहर कर लिया। अब क्या कर सकता हूं, पुट 6 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, बिल्कुल, पुट 6 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, और tan ही क्यों पुट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का ही है। अगर cos 2 थीटा होता तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ही साइन 2 थीटा का बन रहा है। साइन इनवर्स से साइन चला गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब थीटा का वैल्यू निशान दे, थीटा का वैल्यू बताना, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं सर, 2 बाहर और tan का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x तो लिखा नहीं है, फिर से करेंगे 6 की पावर x का डेरिवेटिव। फिर अगला स्टेप क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर, अच्छा चलो x की पावर 2x लिख दे, या 36 की पावर x लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 6 की पावर x, फिनिश आंसर। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर वो 6 की पावर 2x लिख रहा है, 36 की पावर x लिख रहा है, वो कैसे अरेंज कर रहा है इस चीज को, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बस मतलब तो आप यहां के बाद क्या लिखोगे अगले स्टेप पर, 6 की पावर x log 6, ऊपर वाले के बाद यहां इसके बाद सीधा ये आना चाहिए। क्या कह रहा, समझ नहीं आया आपका स्टेप, सही कह रहा, वही कह रहा। हाँ चलेगा, आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे आपका फायदा, आप नहीं लिखोगे आपका मार्क्स जब आपको दिखाई दे भैया ये 87 रह गया, तो समझ जाना ये 87 क्यों रह गया आपका, बस सिंपल सी बात है। आपको जब मैं आपको 10 बार कह रहा हूं, आपको ऐसा पूछना पड़े मुझसे कि भैया ये लिखूं क्या, तो समझ लिखना ही है फिर तो इस दिमाग में सोचते ही क्यों कि ये स्टेप पे खा जाऊं यहां से, बच जाता है या क्वेश्चन गलत हो जाए, क्वेश्चन, गलत मतलब मार्क्स कट जाए। लगा ले अपना दिमाग, मैं देख पेपर तो तू लिख के आएगा ना, मैं तो लिख नहीं रहूंगा उस पेपर को, तो तू अपना जितना दिमाग चलाना चाहे भाई चला लियो, मना किसने किया है। तू मुझे ये कहियो देखो भैया मैं अपने दिमाग चला के 100 में से 100 ले आया, और नहीं ला पाया तो फिर तेरे सामने आएगा ही। लेकिन भगवान ने दिमाग तुझे बिल्कुल 100 में से 100 लाने वाला ही दिया है। अब तू ज्यादा ही चलाकर उसे घसीड़ के 95 लिया है, 92 पे लिया है, तो वो तेरी हालत है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं।
मैं सिखा सकता हूं, आगे मानना ना मानना तेरे ऊपर है। आज एक हमारे टॉपर का रिजल्ट आया है स्कूल का। टॉपर नंबर बता दो फिर अपने। ये इसको कह रहा था भैया मेरे ज्यादा आएंगे, मैंने कहा था इतने ही आएंगे, चिंता मत कर। हाँ सही है और क्या, इसके हिसाब से सही है। उसके देख वो क्या कह रहा है, इसके साथ तो ठीक है। देख सब एक दूसरे की औकात जानते हैं, सबको एक दूसरे की औकात पता है। अभी तेरा 65 आता, मालूम वहां से क्या आ जाती, अबे जा चीटी कर ली होगी। मैं जानता हूं मेरी बात, क्योंकि जितना आप दिमाग चलाते हो 65 आप ला ही नहीं सकते हो। 35 सब हाँ इतने तो आई, इसके इतने ही आएंगे, ऐसा है तेरा दिमाग। देख ले लोग ऐसा सोचते हैं तेरे बारे में। किसी को ये लगा इसको क्या 35, ये क्या कहेंगे, अरे नहीं भैया झूठ बोल रहा है, इसके कहां 35 आएंगे। सोच कितना अंतर फर्क पड़ता है इन सब बातों का। आप जैसा बिहेव करोगे दूसरों के अंदर अपना वही बना लोगे। इसको 35 बोले सबको हाँ आ जाएगा 35, भाई फेल भी हो सकता है तो, हाँ फेल भी हो सकता है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो 35 ही लिया है, बहुत है। फेल तो नहीं हुए, नाक तो नहीं कटाई। अब कर लो भाई मेहनत। तुम कर रहे हो सर, शादी वादी खत्म हो गई, सब फिनिश। चलो क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट फटाफट भाई। और एक बार चेक करो अपना होमवर्क फटाफट से। देखो 2 टाइम्स है कि नहीं, 50 क्वेश्चन पेनल्टी करनी है, 2 टाइम्स नहीं है तो देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन 2 टाइम्स है कि नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लग गया आपको काउंट करने में, दे दूंगा ध्यान रखना। अभी तो 50 पे बात टिकी हुई है। मैंने गिनती करके देखे कि कम पड़ गए तो 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे कल ही, वरना क्लास में बैठ नहीं पाएगा, क्लास छूट जाएगी तेरी। चलिए लॉग ऑफ √1 + x² - x = y √1 - 1 + x²। फिर कुछ प्रूव करके लाना है, क्या करें? वो डिनोमिनेटर में ले लेंगे जो y के साथ है। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है तो मैंने तो क्वेश्चन रूल लगाना ही सिखाया है आपको। नहीं डिनोमिनेटर हटा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर है नहीं तो तू घुसेड़ने के चक्कर में क्यों लग रहा है उसे? जब क्वेश्चन में पहले से डिनोमिनेटर नहीं है तो तू सोच क्यों रहा है वो वाली बात कि भैया क्वेश्चन को टफ ना बनाए। फिर क्वेश्चन गलत तभी तो होगा, वरना कहीं आंसर आ गया गलती से हो, कहीं मेरे 50 पर नंबर आ गए, क्या बात कर रहे हो भैया, 30-35 तक लाओ। उसके लिए क्वेश्चन गलत करना जरूरी है, उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी है। log m - n, फिर वो log x आएगा तो दूसरी जाके फिर से बोलिए, तो log m - n करेंगे ना। ज्यादा पढ़ लिया क्या? नहीं log m - n क्या होता है? log m - log m लग रहा है? अच्छा सॉरी log m तो तू बता ही कह रहा है मुझे, अभी तो कह रहा हूं ज्यादा पढ़ लिया क्या? चलो डेरिवेटिव करो log x का। इक्वल टू में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इक्वल टू में? समझ नहीं आ रहा मुझे। इधर तो कर दिया डेरिवेटिव मैंने, इधर समझ नहीं आ रहा। तो बताइए क्या कर रहे हैं? अगर मैं तुझसे पूछूं तुझे क्या करना है तो तू मुझे क्या जवाब देगा? अभी इक्वल टू में क्या करना है? इक्वल टू में क्या करना है? तो बोर्ड में बैठकर ये सोच रहा होगा क्योंकि प्रोडक्ट टूल लगाना है ना। पेपर आपको देना है, मुझे नहीं। 44 मार्क्स का कैलकुलस है, बहुत समय है तेरे पास घर पे तैयारी करने के लिए। खूब कर ढंग से,
अभी तू ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, तो तू टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा? खुद सोच के देख यार। पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का डेरिवेटिव। चलो कितना आया? ये तो एज इट इज, तो कुछ करना ही नहीं है। चलो यहां करते हैं, लगाओ एक्स की पावर एन, स्टेप चेक करो। ठीक है, माइनस का 1, यहां फिर एक्स की पावर एन लगाओ, बिल्कुल सेम आएगा बेटा। ये तो एज इट इज ही कॉपी हो गया स्टेप, ठीक है ना। कुछ कट पिट रहा है जी? बिल्कुल कट रहा है। ये 2 से 2 चला गया, काटेंगे जी जब वो लिखेंगे। अभी जो स्टेप लिख रहे हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। ये लीजिए, पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं, है ना? उसके बाद करेंगे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इजीली आंसर आ जाएगा। कल जो क्वेश्चन किए थे वो अच्छे लेवल पर थे, आज वाले क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये वाला तो ये सब एज इट इज कॉपी हो रहा है, कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है। देखो राहुल, ये है जैसे लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये एक्स माइनस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो रिवर्स करोगे इसे। तो अगर आपने इसे काटा तो ध्यान रखना एक माइनस आपको यहां लिखना ही पड़ेगा, वरना ऐसे कटेगा नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा एलसीएम भी ले लो, L20 तक। ये कैंसिल आउट हो गया, तो -1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक कर लो किस तरह का आंसर अपने को चाहिए था, बस -1 को उधर ले आओ, आ गया आंसर अपना। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर में साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। डिवाइड एक्स निकालना है, सिंपल। मैडम क्या करना है, स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चनों को? कौन सा डेरिवेटिव का तरीका लगेगा इसमें, वो बता। क्यों लगाएंगे लॉग, या कहूं कि कब लगाते हैं लॉग? गलत। जब पावर न्यूमरल नहीं होती तब लॉग ही लगाते हैं, और इस क्वेश्चन को बिना लॉग लगाए आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है अपने पास। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, चलो फटाफट से, यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो लॉग m की पावर n, तो ये m log n हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सिंपल डेरिवेटिव करो। सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्वेश्चन में कुछ प्रूव नहीं करना। अगर आपने सही स्टेप चले तो डीवाई डी एक्स जहां लाकर छोड़ोगे वही आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा, बस स्टार्ट गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो 1 बाय वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो लगाओ प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, लेकिन एक्स तो लिखा नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो गया cos x माइनस का माइनस साइन एक्स। ठीक है,
प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, sin x का आ गया cos x, फिर माइनस, और cos x का माइनस sin x, तो ये हो गया प्लस sin x। ठीक है, तो कुछ कटपिट रहा है क्या, देखो ना, हाँ ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/y dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x इनटू log ऑफ sin x माइनस का cos x। y को उधर ले आइए, cos x प्लस sin x कॉमन ले लीजिए, बस हो गया आंसर। तो dy by dx इज इक्वल टू y, इसमें cos x प्लस sin x देखो कॉमन भी आ रहा है दोनों में से, तो क्या बच गया यहां पर 1 प्लस लॉग, अब लॉग का एंगल मॉड में रख दो, sin x माइनस का cos x, और इस y की वैल्यू को जो लेट किया था उसे भी लिखो वहां पर, तो dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना हो गया, sin x माइनस cos x की पावर, बिल्कुल ठीक बेटा, sin x माइनस cos x और इनटू cos x प्लस sin x, और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग मॉड के अंदर sin x माइनस का, बस इससे आगे अब करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो गया फिनिश। इतना ही पार्ट था अपने पास, चलिए हो गया जी कंप्लीट। कुछ रह गया देखो इस क्वेश्चन में, पूरा असाइनमेंट में चेक करो फटाफट, सब फिनिश, 31 क्वेश्चन पूरे, चलो बढ़िया, निशान पकड़। सर जैसे मैंने लेट ले लिया तो ठीक है, sin x माइनस cos x क्या? कोई भी वेरिएबल u ले लिया और log लगा के कर दिया, आंसर मैच होना चाहिए तेरे में, लेकिन मैच में तो बस काट दे फिर क्वेश्चन अपना, डेरिवेटिव है ना, तो फिर मैच होगा अपना आंसर। यही दिक्कत है यहां पर सबसे बड़ा, अगर तेरा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, तूने करने में कोई मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कुछ करने में मिस्टेक कर दिया। अरे यार इतना टफ, देखो अगर आपको कुछ प्रूव नहीं कर रहा ना, सुन, अगर आपको कुछ प्रूव नहीं करना तो फिर इतना ज्यादा लेट लेने का जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पर कुछ तो का आंसर तो नहीं आया ना, फायदा कह रहा फिर, अरे गलत हो गया ना, तो वही तो बोल रहा हूं, जब गलती हो गया तो फिर फायदा कह रहा छोटा करने का क्वेश्चन। चलो अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया अपना, ये भाई वेक्टर स्टार्ट करेंगे। 3D नहीं है, सिर्फ वेक्टर है इसमें, पूरे के पूरे 49 क्वेश्चन है वेक्टर्स के, लेकिन छोटे हैं, बड़ा नहीं है, 2 से 3 क्लास में हो जाएगा। ओके, सारी पहले बेसिक बताते हैं पूरा, पहले बेसिक चलते हैं। बेटा अपने चैप्टर से तो बाहर कभी आता ही नहीं है, हम अगर सब कुछ करा देंगे तो सारा पेपर आपको वैसे ही मिलेगा, बस आपको याद रहना चाहिए सारा। हम तो क्या 1 में था 2 में था, क्वेश्चन करा हुआ था ना, सोच सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आए लेकिन सारे आपके करे हुए आए, आपको क्या टेंशन है इसकी, सबसे आसान क्वेश्चन आए लेकिन तेरे एक हाथ का करा नहीं हुआ उसमें से, तो वो ज्यादा घबराने की चीज है। सब करा, मैंने आपसे पहले ही बोला था बोर्ड में आप बैठकर ये नहीं करोगे भैया आता नहीं है, मैं क्वेश्चन गलत कराया इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आपका पेपर पूरा आपके हाथ का करा हुआ है ना। ये इसको बनाने में तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे कि प्रॉपरली कौन से क्वेश्चन तुम्हें कराने चाहिए, कौन से मुझे कर लोगे, कौन से छोड़ देने चाहिए। टाइम लगता है भाई बच्चों को एक एक चीज सिखाने में, लेकिन बच्चे सीखने चाहे तब ना, वो बेवकूफ बना रहे बैठकर। बना लो भाई, मेरा क्या है, पेपर तुमने देना है, साले फेल होके आओगे, मजा आएगा तुम्हें, फिर रोना टसुए बहा आकर। चलो भाई देखो बोर्ड मेरा, एक वेक्टर लेट लिया एक्स मैंने, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, एक वेक्टर का ये फॉर्म है जिसमें ये ए बी सी अपने लिए क्या डिनोट करता है, तो ध्यान रखो डी आर, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक चीज और है, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन, किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट से। ये कुछ बेसिक्स हैं, पहले एक बार देख लेते हैं,
फिर क्वेश्चन करना आपको बड़ा आसान लगेगा। अब एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता है, थोड़ा सा लीक से हटकर आएगा। कैसे? 3 एक्सेस बनाओ पहले। एक्स एक्सेस सिर्फ सुन लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फॉर्मूले बेस्ड है यहां पर, ठीक है। मैंने माना कि एक वेक्टर है मेरे पास ओपी, ठीक है, जो एक्स एक्सेस के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस के साथ बीटा का एंगल बना रहा है, और जेड एक्सेस के साथ गामा का एंगल बना रहा है। अगर ये बात मुझे पता है तो मैं डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट छोटे वाले निकाल सकता हूं। कोसाइन मतलब कॉस थीटा, तो एक्स एक्सेस के साथ कॉस थीटा कितना है? अल्फा। वाई एक्सेस के साथ बीटा और जेड एक्सेस के साथ, तो आप एलिमेंट निकाल सकते हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के रूल से। तो एक तरीका तो ये हो गया आपके पास एलिमेंट मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अब एक क्वेश्चन आया कि सर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं और अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाले जा सकते हैं। इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन निकाले जा सकते हैं। मेन कहानी डायरेक्शन कोसाइन की है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हो तब भी निकल जाएगा, एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तब भी निकल जाएगा। एक लास्ट कंडीशन और रह गई है। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ये ओपी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 और z2, ठीक है। अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट है किसी वेक्टर के किसी लाइन के मेरे पास, तब हम निकाल सकते हैं पहले डायरेक्शन रेशियोज, फिर निकलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। कैसे? अब डायरेक्शन रेशियोज को किससे डिनोट करते हैं? एबीसी से। और अगर आपके पास पासिंग टू द पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सोचो आपने ए बी सी निकाल लिए, निकाल लो एलिमेंट अपना, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड कि भैया आपको एक्स वाई जेड के साथ इंक्लिनेशन एंगल दिया हो, आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हो, उससे भी डायरेक्शन कोसाइन आ सकता है। पासिंग टू द पॉइंट है तो पहले डायरेक्शन रेशियो आएंगे, उन डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। 3 तरह के अलावा चौथा तरीका नहीं है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, ठीक है। पहले कॉपी कर लो फटाफट से, सारा बेस अच्छे से कराएंगे, क्योंकि बेस क्लियर हो गया फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है वेक्टर्स के अंदर। 6 मार्क्स का चैप्टर है, छोटा सा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वेटेज वाले क्वेश्चन जैसे अभी हमने लास्ट किए हैं इस तरह के तो है ही नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो वो फिर एक ही क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसा आता है, एक 4 का आएगा, एक 4 का आएगा, एक एक नंबर के 2 आएंगे, ऐसा है इसका लॉजिक। अब वो 4 में डायरेक्ट 4 वाला आ जाए या एक नंबर में, एक 2 नंबर में, एक इस तरह का आ जाए, वो डिपेंड करता है। ऐसा कुछ होता है परपेंडिकुलर दे रखा है, अभी सब बताऊंगा, सब है इसके अंदर। इसको करने के बाद आपको वेक्टर से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली मैंने लॉजिक इसलिए भी रखा है बड़ा असाइनमेंट कि कॉमर्स वालों को वेक्टर इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये सब करने के बाद ना एकदम परफेक्ट हो जाएगा तुम लोगों को। फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो तुम लोगों से ना हो पाए। साइंस वालों को फिर भी काफी आइडिया है, कॉमर्स वालों को नहीं है इतना आइडिया इन चीजों का, तो कोई बात नहीं, अपन तैयारी करा देंगे सारी। बस याद रखो, अच्छी प्रैक्टिस करो और बेवकूफ मत बनाओ। तो अब आखिरी मौका है, और मौका नहीं है हमारे पास रिवाइज करने का। अब सीधा मैजिक क्लास में आएगा नंबर, उसमें तो काफी टाइम है अभी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं बेटा इससे। ठीक है निशान जी, ये सब याद है कि
थोड़ा थोड़ा अब हो गया। अब कल पेपर थोड़े देना भाई, पेपर तो अभी 1.5-2 महीने बाद है, तब तक तो ये भी साफ ही हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप अपनी निभाओ, अच्छी बात, नहीं निभाओ तो आपको उसका रिजल्ट 2 महीने बाद पता चल जाएगा। निभा लो भाई, समय बहुत है आप लोगों के पास अभी। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन हो और एंगल निकालना हो तो भाई इनको उठा के नीचे ले आओ, ए डॉट बी और मॉड ए मॉड बी, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर डॉट की जगह हो जाए ए क्रॉस बी, तो देखो ध्यान से देखना, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? ये एक ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एन कैप लग रहा है तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। भैया अगर यहीं से साइन थीटा निकालना हो तो यही फॉर्मूला है फिर से साइन थीटा के लिए भी। मतलब ऐसा इस्तेमाल कब करना पड़ेगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया है और तब आपको दो वेक्टर्स के बीच में थीटा फाइंड करना है, तो आप फिर क्रॉस वाला लगा ही नहीं सकते, तो क्रॉस ही दिया हुआ है, तब ये इस्तेमाल करना है। और देखो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक बार समझ लो सारी चीजें फटाफट फटाफट, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। लेकिन इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। इतना कॉपी करो, प्रॉपर्टीज तो और भी है अभी, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। देखो जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे इसके, हो सकता है 2 क्लास में पूरे 48 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन पूरे हो जाए 2 क्लास के अंदर ही। तो क्वेश्चन की लंबाई नहीं है ना बिल्कुल भी, छोटे छोटे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है और बहुत रिपीट भी है, बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ यूनिक चीजें भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने बिल्कुल ट्राई नहीं किए, मतलब नए लेवल के क्वेश्चंस है सब वही 1 मार्कर 2 मार्कर, बड़ा क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बड़े वाले सब ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे उन्हें बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हाफ मॉड ए क्रॉस बी, पहले समझ लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला मॉड ए क्रॉस बी, सिंपल। अब क्वेश्चन कैसे है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, मतलब जो दो वेक्टर दिए हुए हैं वो एक्चुअल में डायगोनल को डिनोट करते हैं, तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो ध्यान रखना ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लग जाएगा उस केस में, हाफ ए क्रॉस बी, मॉड लगाकर कॉपी करो। होगा क्यों नहीं होगा? वो कोई एक सेट ऑफ पेपर नहीं था ना, वो मल्टीपल सेट्स को मिला के आता है ना। मैं देख रहा था क्योंकि मुझे वो कोई भी पेपर में मिला नहीं इसमें। तो तुझे क्यों मिलेगा पेपर? अगर तुझे मेरा पेपर तुझे मिल जाएगा पहले से ही, तो भाई फिर अंतर क्या रहेगा इस बात में? तू ढूंढ तो उस पर टाइम खराब कर, ना कि वो सारे क्वेश्चन करने में टाइम खराब कर। मतलब पढ़ी तो रहा था। क्या पढ़ रहा था? तो तुझे क्वेश्चन क्या करना है? तू तो सॉल्यूशन निकाल सारे क्वेश्चनों के। निकाल लिए? ठीक, ये बात कर, फिर क्वेश्चन क्यों ढूंढ रहा है? तेरे लिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तू ना कर पाए? बस फिर तो बात खत्म कर, और है तो मेरे पास लिया, मैं करा दूंगा, बस ठीक है ना, फिर ठीक है। चलो अब लिखो जरा, इफ, एक नई चीज है, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ 3 वेक्टर्स मान लो ए बी सी है, आर कोप्लेनर तो लिखिए देन their determinant is 0, then their determinant is 0, ठीक है।
ये सॉल्व करते समय बताऊं। अब क्वेश्चन कैसा है कि कोप्लेनर है, लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, प्रूव करके दिखाओ कोप्लेनर है कि नहीं, तो डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है खास करने के लिए, ये एक छोटी सी चीज नहीं थी, हो सकता है नहीं मिले आपको एग्जाम में चीज, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, तीनों की वैल्यू क्या है 1। लेकिन अगर ऐसा आ जाए आई डॉट जे, या फिर आ जाए जे डॉट के, या फिर आ जाए के डॉट आई, तो जवाब बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब क्रॉस की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे चलती है देखो, आई जे और के। देखो कैसे, अगर मैं लिखूंगा कि आई क्रॉस जे तो आंसर इज के। फिर मैंने लिखा आपके लिए, हाँ, तो याद रखना ये साइक्लिक चलता है हमेशा, इज इक्वल टू आई। लेकिन अब मुझे देखो आई क्रॉस जे कर दिया, जे क्रॉस के कर दिया, अब के क्रॉस आई लिखना चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं आई क्रॉस के। तो भैया आपको जे की जगह क्या लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉपी करो सब फटाफट से। तो ये क्रॉस में हमेशा साइक्लिक होता है, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इतनी बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन तो फटाफट फटाफट करते चले जाओगे, रूल्स याद रहने चाहिए। और क्या बता सकते हैं, कोलिनियर तो वो कुछ नहीं है, वो बहुत आसान है, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि उसके लिए कोई अलग से लिखवाना पड़े। हाँ वो तो शॉर्टेड, वो इसके अंदर नहीं है कोई क्वेश्चन, शॉर्टेड ने तुम बहुत वैसे ही करा देंगे आपको, उसके लिए अलग से कुछ बताने का जरूरत नहीं। ओके लिखिए, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो आंसर है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा उस क्यूबॉइड का। ठीक है, अभी लिख लो सारी चीजें। जैसे हमने सॉल्व करके इसके डिटरमिनेंट्स की वो निकाल दिया, मॉड निकालेंगे, उसके बाद बस मॉड उसका बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता ना करो। बस एक बार याद रख के अगर वॉल्यूम मांग रहा है तो तुझे फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फिर डिटरमिनेंट फाइंड करके लास्ट में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये आएगा। ठीक है, और क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लास्ट में क्यूबिक यूनिट्स लगाना है पीछे। ठीक है, ओके। हाँ लिखिए, प्रोजेक्शन ए ऑन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉड। और सोचो मैं आपसे ऐसे कहता कि फाइंड पोजीशन बी ऑन ए, तो भैया ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, नीचे हाँ नीचे ए आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड मतलब। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया, अब कुछ आएगा नया तो बाद में देख लेंगे, ऐसे मुझे एकदम एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा कुछ भी। चलो ठीक है, टाइम है 5 मिनट अपने पास, एक आध दो तो क्वेश्चन निपटा ही लेंगे। ये बताऊं सारा? चलो, पहला क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से। उसके लिए पहले एक रूल याद रखो, सुनो जरा, बोर्ड पे एरोस पर ध्यान रखना मेरे। ओ से ए और फिर ए से बी, तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर क्या हुआ, एरो पर ध्यान रखो। अगर ओ ए वेक्टर को मैंने ए माना, ए बी वेक्टर को बी माना, तो रिजल्टेंट का हमेशा मतलब क्या होगा, ये फिगर बन के आया, एरो उल्टा आया और कह रहा है नाउ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। तो क्या लिखूं, माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब देखो ना बोर्ड पर, अरे भाई ये उल्टी डायरेक्शन का मतलब है खत्म कहानी। अब क्वेश्चन में एक चेंज और करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस पर ध्यान रखना।
अब a माइनस बी आंसर है। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इधर। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं फिगर को। देखो बोर्ड पे रहा, एरोस पर ध्यान। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां से ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना। तो इसको बोलने का तरीका क्या है वो सुन लो। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब क्वेश्चन होता क्या है, लिखा हुआ है पी क्यू वेक्टर, और मैंने सॉल्व करते समय आपको लिख दिया ओ क्यू माइनस का ओपी। अब बच्चा परेशान है, भैया इस पी क्यू में ओ कहां से आ गया? तो भाई ये ए बी में भी ओ कहां से आया? तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने लगाया है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वहां से ये ओ आया है। तो ये लिखते समय आप परेशान मत रहना कि ओ कहां से आया। अब इसको थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं आपके लिए। देखो बोर्ड पे जरा, जरूरी नहीं है यहां पर ओ लिखा हो, मतलब हम पोजीशन वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ध्यान से, बस ध्यान एरो पर रखना। उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? चेक करना, ए बी, हाँ एरो ठीक है, प्लस बी सी इज इक्वल टू, यही लॉजिक है ना? परफेक्ट है। अब आ जाओ जरा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, कोई दिक्कत? ये बी यहां क्यों लिख दिया? यहां है। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, मतलब मुझे इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है इस ट्राइंगल से। तो लॉ तो मुझे पता है कि भैया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, लेकिन प्रॉब्लम है वो तो सी ए मांग रहा है। तो पहले यहां सी ए कैसे बनाऊं? देखो ध्यान से, इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, और उसको उधर पे ले आऊं, फिर मैं ले आओ इधर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया? 0। ये आते हैं वेक्टर के इस तरह के धांसू क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ ट्राइंगल वाला रूल लगाकर उसने एक वैल्यू निकलवा लिया हमसे। चलो कॉपी करो, 14 क्वेश्चन हो गया हमारा। इसलिए दिमाग बहुत सॉलिड चाहिए वेक्टर करते समय। इसमें हमें क्या ट्रायंगल बना के आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए पहले आपको ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आना चाहिए। अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलिए, बताइए। ठीक है निशांत, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, है 1 मार्कर ही, लेकिन ये 1 मार्कर हो नहीं पाएगा अगर आप समझ नहीं आया तो ढंग से। 0 आएगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए जरूरी नहीं कि ओ हो, भाई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा अपने लिए। ठीक है, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, पहला वाला यूनिक सा क्वेश्चन है, वो भी पेपर में आएगा तो परेशान करेगा जरूर। लास्ट क्वेश्चन ये बेटा, द टू वेक्टर्स i प्लस जे, सॉरी j प्लस के, और दूसरा है 3i माइनस का j प्लस का 4k, रिप्रेजेंट टू साइड्स ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। ध्यान रखना, ट्राइंगल तो ए बी सी ही होता है, जिसमें देखो ओ नहीं है इस बार। बोर्ड पे देखो सब जरा, अगर मैं देखो ध्यान से, ए बी और हिसाब से तो बी सी और फिर ए सी, लेकिन इस बार अपने पास क्या क्या है, एक तो ए बी है और एक ए सी है। अच्छा
क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब मालूम है थोड़ा सा मिस्टेक मेरा क्या है, हमने ट्रायंगलों को इस तरह सीखा है ना, इस फिगर को ऐसे बनाओ ही मत। देखो कैसे बनाओ, क्योंकि यहां पर कोई आपसे डिवीजन तो मतलब कोई सम या रिजल्टेंट तो निकलवा नहीं रहा, तो इस वाले फिगर का इस्तेमाल ऐसा ना करके देखो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन पॉइंट क्या है अपने पास और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो सोचो ऐसा ट्रायंगल ना बना लें इसके लिए। हाँ नॉर्मल वाला बिल्कुल, मतलब दिमाग में रखना जरूर, स्टार्ट ऐसे ही करना। पीछे वाले क्वेश्चन में यही ट्रायंगल लगा, तो अपने को दिमाग इसी पे रखना है, क्योंकि अब यहां कोई समवम तो निकालना नहीं अपने को, तो क्यों बनाए। देखो ए बी ए सी और हमसे क्या मांग रहा है, मीडियन एम। तो व्हाट इज मीडियन एम, एम का मतलब हो गया, मीडियन का मतलब हो गया कि ये साइड बाइसेक्टर है, एम मिड पॉइंट हो गया बीसी का, तो डायरेक्टली लिखेंगे हाँ वही है ये, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर हो गया मीडियन आपके लिए। ए बी आपके पास है, डालो सीधा, जे प्लस के, ए सी आपके पास है 3i माइनस जे प्लस 4 के होल अपॉन में 2, चेक करो कितना आएगा, तो 3i जे से जे चला गया प्लस 5k बाय 2। अब देखो बाय 2 के लिए क्या करो, दोनों को इंडिविजुअल दो इस तरह का, और देखो इक्वेशन ऑफ मीडियन नहीं मांगा है, लेंथ ऑफ द मीडियन मांगा है। मतलब अब क्या निकालना है अपने को लास्ट में, ए एम का मॉड या मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि है नहीं अपने पास, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट्स। अब इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, हो गया काम अपना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये वाला। इसमें एक तो ट्रायंगल हमें ये वाला नहीं बनाना था, दूसरा बनाना था, जिससे आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए। और देखो एरोस पर अगर ध्यान दे तो बोर्ड पर ए बी ए सी ए एम, ए से स्टार्ट हुआ है बी तक पहुंचा है तो एरो बी की तरफ होगा, ए से स्टार्ट हुआ है सी तक पहुंचा है तो एरो सी की तरफ होगा। ठीक है, अब इसको निकालो कितना आएगा ये सॉल्व करके। ये हो गया जी आपके पास 9/4 प्लस 25/4, देखो देखो 21, देखो जल्दबाजी नहीं, हाँ सही है भाई सही है, 34/, तो 1/4 तो हो गया 1/2, और √34 अगर स्प्लिट हो रहा हो तो कर लो, सॉरी स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो 1/2 √34 यूनिट्स इज द लेंथ ऑफ द मीडियन। फिनिश क्वेश्चन, बस आज की क्लास भी फिनिश, अपनी उतना ही करेंगे बस।